गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। उसमें हमने आपको बताया था सबसे पहला साइंटिस्ट एरिस्टोटल जी के बारे में, फिर थियोफेस्टस जी के बारे में बताया था, फिर बेंथम एंड हुकर साइंटिस्ट के बारे में बताया था, ओसवाल्ड हिप्पो जी के बारे में बताया था, कार्ल मिन्ज जी के बारे में बताया था। आज की क्लास में बात करेंगे पहली बार किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, ये किंगडम वाला जो क्लासिफिकेशन है पहली बार कहां से आया। तो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहली बार किंगडम कॉन्सेप्ट में डिवाइड करने के बारे में सोचने वाले साइंटिस्ट का नाम था लिनियस, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस दुनिया के पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 किंगडम में बांट दिया। पहले किंगडम का नाम रखा किंगडम प्लांटी, PLANTA, किंगडम प्लांटी, और दूसरे किंगडम का नाम रखा किंगडम एनिमिलिया, एनिमल आइए, एनिमल आइए, एनिमल आइए, नाम नहीं मालूम चला, एनिमल आइए, एनिमिलिया। सारे एनिमल्स को किसमें रख दिया? एनिमिलिया में। सारे प्लांट को किसमें रख दिया? प्लांटी में। और जो भी बचे कुचे रह गए, जो प्लांट भी नहीं है और एनिमल भी नहीं है, उनको किस बेसिस पे कर दिया? उन्होंने कहा कि कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम बांटे। कौन कौन से किंगडम थे? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया करके 2 किंगडम बनाए। किंगडम प्लांटी में उन सारे ऑर्गेनिज्म को रखा जिनके पास सेल वॉल थी, हैविंग सेल वॉल, हैविंग सेल वॉल। जिन भी ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल थी उनको किंगडम प्लांटी में रखा, और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उन सबको रख दिया डू नॉट हैव सेल वॉल। जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उन सबको किंगडम एनिमिलिया में डाल दिया। किसका किया जा रहा है ये सारा कुछ? किसने 2 किंगडम में बांटा? कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लिनियस, LINNAEUS। कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में बांटने का काम किया। पहले किंगडम का नाम किंगडम प्लांटी, दूसरे किंगडम का नाम किंगडम एनिमिलिया। प्लांटी में किसको रखे? सारे प्लांट्स को, एनिमिलिया में सारे एनिमल्स को, और बाकी जो ऑर्गेनिज्म बचे उनको देख लिया सेल वॉल है या नहीं है। सेल वॉल रहा तो प्लांटी में रख दिए, सेल वॉल ना रहा एनिमिलिया में रख दिए। ठीक है, किसने ये काम, कितने एग्जांपल बताओ, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल वॉल है? बताओ, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है या नहीं है? हाँ है। बैक्टीरिया इसमें आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। फंजाई के पास सेल वॉल है कि नहीं है? हाँ है, और है सेल वॉल, इसलिए किसमें आएगा? फंजाई भी यहां आएगा। तीसरा बात करते हैं आपके एल्गी। एल्गी में सेल वॉल होता है कि नहीं होता? हाँ होता है, एल्गी भी इसी में आ गए। ठीक है, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, प्लांट्स, सारे प्लांट्स में भी सेल वॉल होता है, प्लांट्स भी इसमें हो गए। तो ऑल प्लांट्स, ऑल एल्गी, ऑल फंजाई, ऑल बैक्टीरिया किस ग्रुप के मेंबर हैं? किंगडम प्लांटी ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है, किसके अनुसार? लिनियस जी के अनुसार। लिनियस जी ने कितने किंगडम में बांटा था? 2 किंगडम में, इसलिए इसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से इस घटना को जानते हैं। आपसे कोई पूछे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आंसर क्या होगा आपका? कैरोलस लिनियस जी ने। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम कौन कौन से हैं? तो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया, ये 2 किंगडम। किंगडम प्लांटी किसे रखा? जिसके पास सेल वॉल थी उसे किंगडम प्लांटी में रखा, जिसके पास सेल वॉल नहीं थी उनको किंगडम एनिमिलिया में रखा। किसने किया? कैरोलस लिनियस जी ने। तो बताओ, किसके पास सेल वॉल नहीं होती? बताओ, ह्यूमन के शरीर में सेल वॉल है कि नहीं है? हमारी सेल में सेल वॉल है या नहीं है? नहीं है। गाय में, भैंस में, बकरी में, कुत्ता में, बिल्ली में, किसी भी एनिमल के शरीर की सेल में सेल वॉल नहीं होता। ऑल एनिमल्स इसमें आ गए, जितने भी एनिमल्स है धरती पर सारे एनिमल्स आ गए। ठीक है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। देखिएगा, किसी भी एनिमल के शरीर में सेल वॉल नहीं होती है। दूसरी बात, और किसी शरीर में सेल वॉल नहीं होती है, याद रखिए यूग्लिना, यूग्लिना के शरीर में सेल वॉल नहीं होती। अमीबा, अमीबा के शरीर में सेल वॉल नहीं होती।
पैरामीशियम, इन सबके शरीर में सेल वॉल नहीं होती है और इनके शरीर में सेल वॉल ना होने की वजह से ये सब किसमें आने लगे, किंगडम एनिमिलिया में। और इन सबके शरीर में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में होती है, फंजाई में होती है, एल्गी में होती है, प्लांट्स में होती है, इनमें सेल वॉल होती है, इसलिए किंगडम प्लांटी के मेंबर हो गए। कितनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको ये मालूम चल गया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। According to Carolus Linnaeus, how many kingdoms are there? 2, namely Plantae and Animalia. In Plantae kingdom, which are the members? All the organisms who have cell wall. Kingdom Animalia, all the organisms who does not have cell wall. कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होता है? बैक्टीरिया में, फंजाई में, एल्गी में और प्लांट्स में सेल वॉल होता है। किसमें सेल वॉल नहीं होता? किसी भी एनिमल के शरीर में सेल वॉल नहीं होता। यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम में भी सेल वॉल नहीं होता। ये आपको समझ में आया? अच्छा, आपने क्लास चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा कैरोलस लिनियस जी के बारे में। बताइए, कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट है ये, कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस नाम के जो साइंटिस्ट है, क्या इनका रियल नाम क्या था? इनका रियल नेम क्या है? क्या इनका कैरोलस लिनियस रियल नेम है क्या? आंसर है नो। कैरोलस लिनियस का रियल नेम कैरोलस लिनियस नहीं था, उनका रियल नेम कुछ और ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बायो पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी लोग हमको जाने लगे नए वाले बायो के सर, न्यू बायो के सर, न्यू बायो के सर, सब लोग इस नाम से हमको जाने लगे। क्या मेरा नाम न्यू बायो के सर है? बिल्कुल भी नहीं। मेरा नाम डॉक्टर पारस जैन है, पारस जैन मेरा नाम है। तो पारस जैन मेरा नाम है तो मेरा नाम तो पारस जैन ही होगा ना, सर्टिफिकेट में वही नाम लिखा होगा। लेकिन सब लोग हमको जानने लगे, आप लोग पहचानते हैं हमको बायो के सर, बायो के सर। वैसे ही इनका पॉपुलर नेम क्या है? कैरोलस लिनियस। लेकिन इनका रियल नेम अगर जानना चाहते हो, इनका रियल नाम था कार्ल वॉन लिन। कार्ल वॉन लिने, ये इनका रियल नेम है, कार्ल वॉन लिने। लेकिन लोग, पूरी दुनिया इनको आज डेट में किस नाम जानती है? कैरोलस लिनियस। तो आप लोग कैरोलस लिनियस ही बोलिएगा, बहुत लिमिटेड लोग इनका रियल नेम जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में बहुत वर्क किया, इनका नाम चेंज कर कैरोलस लिनियस रख दिया गया था, कार्ल वॉन लिन से। तो हम बात करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। अकॉर्डिंग टू लिनियस देयर आर 2 किंगडम, नेमली किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। ऑल द ऑर्गेनिज्म हु डज नॉट हैव सेल वॉल आर द मेंबर ऑफ किंगडम एनिमिलिया एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म हु हैव द सेल वॉल आर द मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी। Such as examples are bacteria, fungi, algae, plants, and the examples of kingdom Animalia are all the animals, Euglena, amoeba, and Paramecium. इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ गलतियां थी क्या? हाँ, बहुत सारी गलतियां हैं। जैसे कि तौर पे गलती नंबर 1, इसी गलतियां निकालते हैं, कैरोलस लिनियस के काम की गलतियां निकालते हैं। पहली गलती, बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म को एक साथ लिख दिया, एक ही ग्रुप में डाल दिया इन्होंने। पहली गलती, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को अलग अलग नहीं किया, दोनों ऑर्गेनिज्म को मिक्स करके एक ही ग्रुप में डाल दिया, पहली गलती। दूसरी गलती, बैक्टीरिया जो है वो है आपका कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर है और ये सभी क्या है? मल्टीसेलुलर है। ऐसे यहां पर अमीबा, पैरामीशियम ये क्या है? यूनिसेलुलर है और एनिमल्स क्या है? मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर समझते हो? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके शरीर में मात्र एक ही सेल से बना हुआ हो, ओनली सिंगल सेल से जिनका बॉडी बना हो, उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पूरे शरीर में मात्र एक ही सेल होगी, सिंगल सेल। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर मतलब बॉडी में बहुत सारी सेल हो, मल्टीसेलुलर, इन दोनों ऑर्गेनिज्म को भी मिक्स कर दिया। दूसरी गलती, प्रोकैरियोट समझते होगे ना, सब लोग पढ़ के आए होंगे प्रीवियस क्लास में। प्रोकैरियोट मतलब फॉल्स न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस। जिसके पास फॉल्स न्यूक्लियस है, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस, उसको मिक्स कर दिया। जिसके शरीर में मात्र एक सेल है और जिसके शरीर में बहुत सारी सेल है, उनको भी मिक्स कर दिया। यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम ये सब यूनिसेलुलर है, अमीबा, पैरामीशियम, इनको अलग रखना चाहिए था।
एनिमल्स को अलग रखना चाहिए था, सब मिक्सचर कर दिए, गलती कर दिए। तीसरी गलती, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और एल्गी भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन फंजाई और बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ये ऑटोट्रॉप है और ये हेट्रोट्रॉप है। तीसरी गलती ये कर दी, ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप दोनों ऑर्गेनिज्म को मिक्स कर दिया। ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म को मिक्स करके रख दिया, दोनों को अलग अलग नहीं किया। कितनी सारी गलतियां की गलतियां। नंबर 1, प्रोकैरियोट यूकेरियोट को मिक्स कर दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को मिक्स कर दिया, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म को मिक्स कर दिया। इतनी सारी मिस्टेक होने के कारण बहुत सारी गलतियां कमियां हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा अगर समझ में आया तो। अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया आर द मेंबर ऑफ विच किंगडम? टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से बैक्टीरिया किस किंगडम का मेंबर है? आंसर है किंगडम प्लांटी। फंजाई किंगडम प्लांटी, यूग्लिना किंगडम एनिमिलिया, अमीबा किंगडम एनिमिलिया। दूसरा क्वेश्चन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। कौन कौन से किंगडम थे? प्लांटी और एनिमिलिया। इतनी बात समझ में आ गई है? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है आपको तो ध्यान से देखेंगे, इतनी सारी गलतियां थी इसमें, इन गलतियों को सुधारने के लिए कोई ना कोई तो आगे बढ़ा होगा, कोई ना कोई आगे आया होगा। तो एक नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने कहा कि टू किंगडम नहीं, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन होना चाहिए। कितने किंगडम होने चाहिए टोटल? 3 किंगडम होने चाहिए। इनका मानना था कि दुनिया में 3 किंगडम होने चाहिए, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देना चाहिए। कौन कौन से किंगडम होने चाहिए? कौन साइंटिस्ट का मानना था? साइंटिस्ट का नाम था हैकल, HAECKEL। हैकल नाम के साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि दुनिया में 2 किंगडम पर्याप्त नहीं है, तीसरा किंगडम भी होना चाहिए दुनिया में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक नया किंगडम को जन्म दे दिया और 3 किंगडम हो गए। इसलिए इस घटना का नाम हो गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? हैकल ने। कौन कौन से किंगडम है? किंगडम एनिमिलिया तो है ही, किंगडम प्लांटी तो है ही, इनके अलावा एक नया किंगडम आ गया जिसका नाम रख दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा नाम का नया किंगडम जन्म ले लिया। और किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन आ गए? किंगडम प्रोटिस्टा में जितने अदर्स थे, प्लांटी में प्लांट्स बचा, एनिमिलिया में एनिमल्स बचे, और जो बाकी के अदर वाले लोग थे उनको बेचारों को रहने के लिए अलग घर मिल गया। बोले प्लांटी में प्लांट रहेंगे, किंगडम एनिमिलिया में एनिमल्स रहेंगे, और जो दोनों के अलावा बचे हुए ऑर्गेनिज्म है जो दोनों में फिट नहीं करते, ना तो प्लांट है ना एनिमल है, वो सब लावारिस बच्चे आ जाए यहाँ पर। लावारिस इनके पास घर नहीं है, उन सबको रहने की जगह अलग घर बना दिया गया, अलग किंगडम बना दिया गया, और उस किंगडम का दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें किसको किसको रख दिया गया? देखो, बैक्टीरिया, प्लांट है क्या? नहीं है। फंजाई नहीं है, एल्गी नहीं है। इन सब को उठाकर, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, इन सब को उठाकर इस नए किंगडम में जगह मिला। यहाँ पर कौन रहने लगे? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इन सब को उठाकर यहाँ पर लाकर रख दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा में। और इन सिर्फ किंगडम प्लांटी में बचा कौन? तो किंगडम प्लांटी में सिर्फ कौन बचा? प्लांट्स बचे। तो किंगडम प्लांटी में वह कौन गया? किंगडम प्लांटी में सिर्फ प्लांट्स बचे हैं सभी तरह के, और बाकी जितने अदर थे वो सब यहाँ आ गए। यहाँ से भी जितने भी अदर थे, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, इन सबको भी अदर्स को यहाँ से हटा दिया गया। बोले एनिमिलिया में सिर्फ एनिमल रहेंगे, प्लांटी में सिर्फ प्लांट रहेंगे, और जो दोनों नहीं है वो सब यहाँ चलेगा। किस किंगडम में? नए किंगडम में। नए किंगडम का नाम किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में ये सारे ऑर्गेनिज्म हो गए, है ना। हम लोग पढ़ते भी हैं किंगडम प्रोटिस्टा, जब पढ़ाएंगे आपको यूग्लिना का नाम पढ़ाएंगे, यूग्लिना। तो आप बात करते हैं यूग्लिना, नया किंगडम प्रोटिस्टा में कौन है? वो सारे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट भी नहीं थे और एनिमल भी नहीं थे, उन सब को उठाकर तीसरे किंगडम में रख दिया गया, जिनका नाम रख दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा। अब दुनिया में कितने किंगडम हो गए? 3। कौन कौन से? प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमिलिया। एनिमिलिया में सारे एनिमल्स, प्लांटी में सारे प्लांट्स, और अदर सब इसमें आ गए। प्रोटिस्टा में कौन कौन आ गया? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर दीजिएगा अगर समझ पाए हैं तो। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया?
आंसर होगा अर्नस्ट हैकल ने, हैकल नाम के साइंटिस्ट ने। अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, द नेम ऑफ थ्री किंगडम, तीनों किंगडम के नाम क्या क्या है? प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। नया इंक्लूड हुए किंगडम का नाम क्या है? थ्री किंगडम में तीसरा नया इंक्लूड हुआ किंगडम का नाम क्या है? प्रोटिस्टा है। तीसरा नया किंगडम कौन सा आया है? प्रोटिस्टा आया है। ठीक है। प्लांटी में कौन रहे? प्लांट्स, एनिमिलिया एनिमल्स। आपसे पूछें अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया वाज द मेंबर ऑफ, टू किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया किसका मेंबर था? प्लांटी का। और अब पूछे अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया इज द मेंबर ऑफ, या बैक्टीरिया वाज द मेंबर ऑफ, आंसर होगा प्रोटिस्टा। टू किंगडम में बैक्टीरिया यहां था, थ्री किंगडम में यहां चला गया, फंजाई भी यहां था, यहां चला गया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूग्लिना कहां था? एनिमिलिया में था, लेकिन थ्री किंगडम में कहा आ गया? प्रोटिस्टा में आ गया। तो देख रहे हो क्या क्या बदलाव हुए। फिर बदलाव तो जीवन का आधार है, पता है ना। कुछ दिन के बाद एक और साइंटिस्ट आए और उनको ये बात पची नहीं, उन्होंने कहा तीन किंगडम पर्याप्त नहीं है, एक और नया किंगडम आना चाहिए, चौथा किंगडम भी आना चाहिए। एक नए किंगडम का प्रस्ताव रख दिया उन्होंने। कहा ठीक है, चार किंगडम होने चाहिए दुनिया में। कितने? चार। एनिमिलिया तो है ही, प्लांटी तो है ही, ठीक है आपका, अब और प्रोटिस्टा तो है ही, प्रोटिस्टा तो है ही, ठीक है, प्रोटिस्टा भी है, फंजाई भी, अब ये है ही। एक नया किंगडम होना चाहिए, जिसका नाम रखा इन्होंने मोनेरा, किंगडम मोनेरा। ठीक है। तो किंगडम मोनेरा नाम का एक नया किंगडम रखा, और उस किंगडम मोनेरा नाम के किंगडम में उन सभी ऑर्गेनिज को रख दिया जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज को उठाकर यहां रख दिया, मतलब सारे बैक्टीरिया को उठाकर रख दिया। तो देखो क्या क्या हो गया, हिस्सा बांट देखो। एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस हो गया। किसने किया? ये चार किंगडम में बंटवारा किसने किया? ये चार किंगडम आ गए, और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम FOUR, फोर किंगडम हो गए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, चार किंगडम अब है। और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? इनका नाम था कोपलैंड, COPE, LAND। कोपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार चार किंगडम में बांट दिया सारे ऑर्गेनिज को, और इस घटना को फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो चार किंगडम कौन कौन थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। ये चार किंगडम में सारे ऑर्गेनिज को बांट दिया। ठीक है। अच्छा, एनिमलिया में किसको रखा? ऑल एनिमल्स को। प्लांटी में किसको रखा? ऑल प्लांट्स को। और अदर्स में कौन कौन थे? यहां पर कौन कौन थे? यहां पर था बैक्टीरिया था, आपका रहता था, या तो फंजाई था, प्लांट आपका एल्गी था, ये सब थे ना, यूग्लिना था, यूग्लिना था, ये सब यहां पर थे प्रोटिस्टा में। अब इन्होंने क्या किया कि बोला बाकी सबको तो रख लो अपने पास, लेकिन सिर्फ बैक्टीरिया को यहां से हटाकर मुझे दे दो। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया कहां आ गया? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया मेंबर हो गया किंगडम मोनेरा का। देख लो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, बंटवारा। चार किंगडम में कुछ आता नया आने वाले किंगडम नाम मोनेरा। इस किंगडम में किसको रखा गया? ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दुनिया में जितने तरह के बैक्टीरिया हैं वो सारे तरह के बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आने लगे। प्रोटिस्टा में कौन आने लगा? बाकी जो बचा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। और इस तरह कितने किंगडम देखने मिल रहे हैं आपको? चार किंगडम देखने मिल रहे हैं। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। ये चार किंगडम आपको दिखाई दे रहे थे। और चार किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने। और उन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया, बैक्टीरिया बस को उठाकर या नए किंगडम में डाल दिया, क्योंकि बैक्टीरिया क्या था? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज था, इसलिए इसको बाकी से अलग कर दिया। ठीक है। लेकिन इतने में बात रुकी नहीं। कुछ दिन के बाद एक नए साइंटिस्ट आए, बोले फोर किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं है, और एक नए किंगडम की जरूरत है, और इन्होंने दे दिया फाइव किंगडम
क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम है आपका R.H. विटेकर। याद रखिएगा नाम, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके सिलेबस में यही पढ़ना है, R.H. विटेकर। ठीक है, R.H. विटेकर। तो R.H. विटेकर जो हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट हैं। R.H. विटेकर, WHITTEAKER, हाँ विटेकर। R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने आपको पहली बार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और आपकी एनसीईआरटी बुक में, आपके नीट के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो आपके नीट सिलेबस में लिखता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यही वाला पढ़ना है। किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और 5 किंगडम कौन कौन थे? मोनेरा भी रहा, प्रोटिस्टा भी रहा, प्लांटी भी रहा, एनिमिलिया भी रहा। बीचों बीच में दो इधर से बीच में लाकर टपकाया इन्होंने बीचों बीच में एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस कर दिया और इस किंगडम का नाम रख दिया, इसमें ये फंजाई को उठाकर रख दिया और ये फंजाई को यहाँ हटाकर एक नया किंगडम बना दिया, किंगडम फंजाई। एक नया किंगडम बना दिया। मेंबर था, मेंबर को उठा के सीधे आपका किंगडम बना दिया। तो इसमें 5 किंगडम हो गए। कौन कौन थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। इन 5 किंगडम में कौन किसमें रहेगा? मोनेरा में बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में एल्गी और यूग्लिना, फंजाई में सारे फंगस जितने थे भी फंजाई हैं, प्लांटी में प्लांट्स और एनिमिलिया में एनिमल्स हुए। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि कहां पर क्या क्या हुआ। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आया। लेकिन मामला यहां पर रुका नहीं, अभी भी बात आगे बढ़ी। फिर कुछ दिन के बाद साइंटिस्ट आए, बोले 5 नहीं 6 किंगडम होने चाहिए। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम था आपका कार्ल बूश। साइंटिस्ट का नाम था कार्ल बूश। और कार्ल बूश ने कहा कि 5 किंगडम नहीं 6 किंगडम होने चाहिए। छठवां नया किंगडम क्या किया? मोनेरा को 2 भाग बांट दिया, बैक्टीरिया 2 तरह का बांट दिया। एक आर्की बैक्टीरिया करके, आर्किया ARCHAE, आर्किया नाम का एक नया किंगडम बना दिया। इसे 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। तो आपका याद रखिएगा, कार्ल बूश ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम है 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें 3 डोमेन है। ठीक है, तो 3 डोमेन कौन कौन से हैं? आर्किया, प्रोकैरिया और यूकैरिया। ठीक है, तो आपको ये सारा चीज समझ में आया। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे फोकस करेंगे। 6 किंगडम भी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। 6 किंगडम, डोमेन का मतलब समझते हैं? डोमेन का मतलब होता है सुपर किंगडम। डोमेन का मतलब सुपर किंगडम। 3 डोमेन में बांट दिया। ठीक है, डोमेन नंबर 1 आर्किया, प्रोकैरिया और यूकैरिया। ठीक है, थैंक यू। अभी तक हमने पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? पहली बार कार्ल बूश नाम के साइंटिस्ट ने दिया। साइंटिस्ट का नाम था कार्ल बूश। और इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। 3 डोमेन है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलिए या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन बोलिए, दोनों ही सही है। 3 डोमेन सिस्टम के नाम से भी इसको जानते हैं। 3 डोमेन कौन कौन से हैं? डोमेन का मतलब पहले समझते हैं। डोमेन का मतलब होता है सुपर किंगडम, किंगडम से बड़ा, किंगडम से भी बड़ा। ठीक है, 3 डोमेन में से बांट दिया गया है। कौन कौन से 3 डोमेन बांटे गए हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में? पहला डोमेन का नाम रखा गया है आर्किया, ARCHAE, आर्किया। दूसरे किंगडम का, दूसरे डोमेन का नाम रखा गया है प्रोकैरिया। और तीसरे डोमेन का नाम रखा गया है यूकैरिया। इस तरह 3 डोमेन में बांटा गया है, आर्किया, प्रोकैरिया और यूकैरिया। आर्किया के अंदर कौन आता है? आर्किया डोमेन के अंदर आपका पहला किंगडम आता है। इसका नाम किंगडम नाम है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया इसके अंदर आता है। प्रोकैरिया किंगडम में कौन आते हैं? सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। किंगडम मोनेरा जो आपने पढ़ा था, वो किंगडम मोनेरा इसी के अंदर आता है। और
यूकैरिया के अंदर कौन कौन से किंगडम आते हैं? जितने बचे हुए किंगडम हैं वो सारे के सारे किंगडम यूकैरिया के अंदर आते हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमीलिया। देख पा रहे हैं कितने किंगडम दिख रहे हैं आपको? आर्की बैक्टीरिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमीलिया, 6 किंगडम है। 1 2 3 4 5 6 किंगडम में बांटा गया है, इसलिए इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, या इसको 3 डोमेन में बांटा गया है, डोमेन नंबर 1, डोमेन नंबर 2 और डोमेन नंबर 3। यूकैरिया में सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिल्स को रख दिया गया, प्रोकैरिया में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिल्स को रख दिया गया, और आर्की बैक्टीरिया को अलग से रखा गया, एक अलग किंगडम बनाकर। पुराने जमाने में आर्की बैक्टीरिया हैं, इनको आर्किया नाम का डोमेन में रखा गया है। ठीक है, किंगडम का नाम है आर्की बैक्टीरिया, अलग डोमेन बना। इस तरह 6 डोमेन में बांट दिया, और 6 डोमेन में बांटने वाले साइंटिस्ट नाम था कार्ल वुश, CARLWOESE। कार्ल वुश नाम के साइंटिस्ट ने काम किया था। साइंटिस्ट नाम था कार्ल वुश, और कार्ल वुश ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया। हमने आपको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया, लीनियर्स ने दिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया, आपको दिया था हैकल ने। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया कोपलैंड ने। 5 किंगडम RS व्हिटेकर ने, और 6 किंगडम कार्ल वुश ने। 6 किंगडम के बारे में शॉर्ट में समरी बताई। लेकिन आपको मेनली पढ़ना कौन सा क्लासिफिकेशन है? तो आपको ना तो 4 पढ़ना है, ना 2 पढ़ना है, ना 3 पढ़ना है, ना 6 पढ़ना है। आपको तो पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया था RH व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट ने। तो हम आपको पढ़ाएंगे कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाले हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाले हैं आपको। ये आपको मेनली पढ़ना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट नाम था RH व्हिटेकर। कौन कौन से किंगडम है 5 किंगडम में? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमीलिया। ये 5 किंगडम है। ठीक है, तो जब इस किंगडम को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो पढ़ने से पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि RH व्हिटेकर जी के मन में वो कौन सा क्वेश्चन आया, वो कौन सा बेसिस था जिसके आधार पर उन्होंने 5 भागों में बांटा। हमको पढ़ाने के वाले हैं बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करने के पीछे उनका क्या आधार था? कुछ तो सोचा होगा बंटवारा करते समय कि किसको कहाँ रखना है, क्या सोचकर बंटवारा किया। तो सोचते हैं, पहला चीज इन्होंने क्या सोचा था? RS व्हिटेकर जी ने पहली बात सोची होगी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। सबसे पहली चीज सोची कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। सेल की कॉम्प्लेक्सिटी देखी। अब जब सेल की कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे, तो सेल की कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो 2 तरह की सेल हो सकती हैं। कौन कौन सी? या तो सेल सिंपल होगी, या फिर सेल कॉम्प्लेक्स होगी। सिंपल सेल होगी या कॉम्प्लेक्स होगी। अगर सेल सिंपल है, सिंपल है मतलब क्या है? अनडेवलप्ड है। अगर सेल अनडेवलप्ड रहे, पूरे से डेवलप नहीं हुई, अनडेवलप्ड है, तो सिंपल सेल कहेंगे। और सिंपल सेल मतलब उसे क्या नाम से जानेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से भी जान सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल देखा, प्रोकैरियोटिक सेल है, या फिर सेल पूरी से डेवलप हो चुकी है, डेवलप है। अगर डेवलप है तो डेवलप्ड सेल को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये 2 चीज देखी उन्होंने, रिपीट कर रहे हैं। क्या देखा उन्होंने पहली चीज देखी, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी देखी, सेल कॉम्प्लेक्सिटी देखी सेल की। सेल सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है? अगर सेल सिंपल है मतलब अनडेवलप्ड है, अनडेवलप्ड सेल है मतलब उसको प्रोकैरियोटिक सेल का। और अगर सेल पूरी डेवलप हो चुकी है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसको सेल को यूकैरियोट कहा। 2 तरह की सेल होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। किस बेसिस पर? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। सबसे पहली चीज जो देखी आइडेंटिफाई करने, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल देखा, और उसके हिसाब से 2 तरह की सेल हुई, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो सिंपल होती हैं और अनडेवलप्ड होती हैं, पूरी डेवलप अभी नहीं हुई है, होना बाकी है। और कॉम्प्लेक्स और डेवलप्ड सेल को यूकैरियोटिक सेल कहा। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस,
उन्होंने क्या देखा होगा, दूसरी चीज देखी होगी उन्होंने, आर एस टेकर जी ने, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी देखी। ऑर्गेनिज्म सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, जो ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखी। अब इसको कैसे देखेंगे, उसके शरीर में नंबर ऑफ सेल देखी, कितनी सेल है उसके शरीर में, उसकी बॉडी में कितनी सेल से मिलकर बना है उसका बॉडी। अगर उसकी बॉडी सिंगल सेल से बना है, सिंगल सेल से बना है, एक ही सेल से बना है, पूरी बॉडी में मात्र कितनी सेल है, द बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहा, जब सिंगल सेल थी उसकी पूरी बॉडी में, उस ऑर्गेनिज्म को कहा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके शरीर में बहुत सारी सेल थी, मेनी सेल से बना था, जिसकी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी थी, उसको कहा मल्टी सेलुलर। तो बताइए मेरे शरीर में मात्र एक ही सेल है या बहुत सारी सेल से बना है मेरा शरीर मिलकर, बहुत सारी सेल, मतलब हम यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो उन्होंने जब बंटवारा किया, बंटवारा करते समय देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर है, ये बात दिमाग में ध्यान में रखी। सबसे पहली चीज ध्यान में क्या रखा था, पहला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल का कॉम्प्लेक्सिटी देखी, सेल डेवलप्ड है क्या अनडेवलप्ड है। दूसरी चीज देखी कि अगर डेवलप हो चाहे अनडेवलप हो, वो ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल है गिनती में, अगर एक सेल थी तो यूनिसेलुलर का, बहुत सारी सेल थी तो मल्टी सेलुलर का। तीसरी चीज उन्होंने ध्यान में जो देखी जब बंटवारा कर रहे थे, उनके दिमाग में जो तीसरी चीज आ रही थी वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो खाना कैसे लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लेने का तरीका, वो किस तरह न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स दो तरह से ले सकते हैं, या तो अपना खाना खुद बनाएंगे, प्रिपेयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाएंगे, या फिर क्या होंगे, डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, फूड के लिए या तो दूसरों पर निर्भर होंगे या अपना खाना खुद बनाएंगे। अगर अपना खाना खुद बनाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका खुद से खाना बनाने का है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ के नाम से जानेंगे। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर निर्भर करते हैं खाना बनाने के लिए, उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ, ये भी सोचा होगा बंटवारा करते समय। जो गलतियां की थी लिनियस ने, सारी गलतियां सुधार दी इन्होंने। पहली गलतियां चीज देखा इन्होंने, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, और सेल की कॉम्प्लेक्सिटी देखी, सेल डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड, डेवलप्ड है तो उसे कॉम्प्लेक्स सेल कहा, और कॉम्प्लेक्स सेल का नाम रखा यूकैरियोट। अगर सेल अनडेवलप्ड थी तो सेल का नाम रखा सिंपल सेल, और सिंपल सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी चीज उन्होंने क्या ध्यान दी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी देखी। अगर उसका बॉडी सिर्फ एक सेल से बना हुआ है तो उसको यूनिसेलुलर कहा, उसको अलग ग्रुप में रखा, और अगर उसके शरीर में बहुत सारी सेल से मिलकर बना है तो उसे मल्टी सेलुलर कहा, उसको अलग ग्रुप में रखा। तीसरा चीज देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन खाना, उसका न्यूट्रिएंट्स लेने का तरीका, कैसे न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है। अगर वो अपना खाना खुद बना सकता है, प्रिपेयर ओन देयर फूड, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ कहते हैं। उनको अलग रखने की कोशिश की, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं उनको हेटेरोट्रॉफ कहते हैं, उनको अलग ग्रुप में रखने की कोशिश की। ठीक है, ये तीन चीज। चौथा, और क्या सोचा होगा आर एस टेकर जी ने बंटवारा करते समय, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उस समय बंटवारा करते समय, 5 किंगडम बनाते समय उन्होंने और क्या चीज सोची होगी। तो चौथी चीज, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन ना होते तो हम ना होते, रिप्रोडक्शन के आउटपुट है हम सभी। तो रिप्रोडक्शन ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है, और इस घटना को भी देखा होगा। और रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है आपको पता होगा, 2 तरह का। कौन कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो ऑर्गेनिज्म कैसा रिप्रोडक्शन करता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट बनता है, मेल गैमेट स्पर्म बनता है लड़कों के शरीर में, लड़कियों के शरीर में ओवा बनता है। तो सबसे पहला होता है गैमेट फॉर्मेशन होगा, और गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, फ्यूजन होगा, दोनों गैमेट मिलेंगे, स्पर्म और ओवा एक दूसरे को फ्यूज करेगा, जिसे फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, और उसके बाद जाइगोट का बनेगा। तो अगर ऐसे नया बच्चा पैदा करता है, स्पर्म ओवा बनाकर, गैमेट बनाकर, फ्यूजन कर इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अगर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, डायरेक्ट बच्चा पैदा हो जाता है, इस घटना को आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो कैसा रिप्रोडक्शन करता है ये भी देखा, तो दुनिया का जो ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो भी ध्यान से देखा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अगली चीज देखी, पांचवी चीज जो देखी, उन्होंने क्या देखी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा। ये कैसा रिलेशनशिप होता है, फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, पढ़ाया थे आपको कल की लास्ट क्लास में। फाइलोजेनेटिक्स वर्ड का मतलब होता है इवोल्यूशन इन टेक्सोनॉमी। इवोल्यूशन कैसे, धरती पर पहले कौन आया और बाद में कौन आया। जो धरती पर पहले आए उनको अलग ग्रुप में रखे, फिर उसके बाद आए, फिर उसके बाद आए, फिर उसके बाद आए। धरती पर पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, इवोल्यूशन के दौरान उस चीज को भी ध्यान में रखा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी रखा। और इसके हिसाब से दो तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, जो धरती पर सबसे पहले आए होंगे वो कहलाएंगे प्रिमिटिव टाइप ऑर्गेनिज्म, और जो आज की डेट में सबसे एडवांस होंगे दूसरे वाले हो गए एडवांस या मॉडर्न। एडवांस दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए, एडवांस ऑर्गेनिज्म और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यहाँ पे क्या हो गए, दो तरह के ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव और एडवांस। जो पहले आए हैं धरती पर, लेस डेवलप्ड है, वो इधर आ गए। जो बाद में आए, अभी आए, इवोल्यूशन करके, बहुत इवोल्यूशन करके बने हैं, एडवांस्ड हो गए। आप क्या है, एडवांस है या प्रिमिटिव है। ह्यूमन बहुत लेट आया है, बहुत डेवलप्ड है, इसलिए हम एडवांस में आएंगे। बैक्टीरिया किस में आएंगे, प्रिमिटिव में आएंगे। ये सब बातें भी उन्होंने ध्यान में देखी। और छठवीं चीज उन्होंने ध्यान में देखी, लोकोमोशन। 6 नंबर पॉइंट है, लोकोमोशन को भी ध्यान में रखा। लोकोमोशन करता है या नहीं करता। ठीक है, हम आपसे पूछें कि बताइए प्लांट्स लोकोमोशन करते हैं या नहीं करते, आंसर क्या होगा, नो, प्लांट लोकोमोशन नहीं करते। हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों सेम वर्ड है या अलग अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों सेम है, प्लांट मूवमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, प्लांट मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन नहीं कर सकते, दो अलग अलग वर्ड है। और मूवमेंट और लोकोमोशन डिफरेंस क्या है, यहां पर ध्यान से देखो, लोको का मतलब होता है लोकेशन, और मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। अगर मूवमेंट करने के दौरान लोकेशन चेंज हो जाए तो उस घटना को लोकोमोशन कहते हैं। जल्दी से बताइए, हमने हाथ ऊपर किया, ये लोकोमोशन किया या नहीं किया, हमने अपने हाथ ऊपर किए, नीचे किए, लोकोमोशन हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। मेरी अर्थ में जो पोजीशन थी वो वहीं की वहीं है, मेरा कोई लोकेशन चेंज नहीं हुआ, इससे मतलब हमने लोकोमोशन नहीं किया। ये क्या कर रहे हैं, हम हाथ हिला रहे हैं, तो ये है मोशन कहलाएगा, सिर्फ मूवमेंट कहलाएगा। लेकिन अब बताओ, यहां से यहां आ गए, हम वहां पर खड़े थे, अब यहां पर खड़े हैं, अब हमने क्या कर लिया, लोकोमोशन, लोकेशन चेंज हो गया। अगर लोकेशन चेंज हो जाए, कब, मूवमेंट करने के दौरान, मोशन करने के दौरान लोकेशन चेंज हो जाए, इस घटना को लोकोमोशन कहते हैं। और ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, लोकोमोशन करने के उसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन है या नहीं है, ये सब चीजों को भी ध्यान से देखा। और इस आधार पर बताया कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते। जैसे कि आपके मोनेरा ग्रुप, जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा जो है, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा जो है, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा के ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है, मोनेरा और प्रोटिस्टा, इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन करने के लिए स्पेशल फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला की मदद से लोकोमोशन करते हैं। अगर हम बात करें कि फंजाई की और प्लांट की,
फंजाई और प्लांट लोकोमोशन नहीं कर सकते। किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी की बात करें तो ये लोकोमोशन नहीं कर सकते, नो लोकोमोशन, इनमें लोकोमोशन नहीं हो सकता। और हम बात करें एनिमल्स की, खुद की बात करें, हम लोकोमोशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, हम सबसे बेहतरीन तरीके से लोकोमोशन कर सकते हैं। हमारे पास लोकोमोशन करने के लिए क्या है? वेल डेवलप्ड लोकोमोटरी ऑर्गन है हमारे पास, वेल डेवलप्ड लोकोमोटरी ऑर्गन है हमारे पास। कौन कौन से वेल डेवलप्ड लोकोमोटरी ऑर्गन हमारे पास? तो पक्षियों को देखेंगे, उड़ने के लिए विंग्स है। अगर इंसानों को देखें, जानवरों को देखें तो हमारे पास लेग है, जानवर लेग से चलता है, लिम्ब जिसको कहते हैं, लिम्ब है हमारे पास। पक्षियों के पास विंग्स है, ठीक है। मछलियों के पास फिन्स है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग तरह का स्पेशल तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन है एनिमल में। सबसे बेहतरीन तरह का लोकोमोशन कौन से कर सकते हैं? एनिमल्स। फंजाई और प्लांट तो कर ही नहीं सकते, और मोनेरा और प्रोटिस्टा ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है वो लोकोमोशन तो करेंगे, लेकिन लोकोमोशन करने के लिए उनके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला की मदद से लोकोमोशन करेंगे। तो इस तरह आपने अलग अलग बेसिस पर, ये 6 अलग अलग बेसिस हमने बताए जिसके आधार पर आर.एच. विटेकर जी ने क्लासिफिकेशन किया होगा। शुरू से रिपीट करते हैं अभी क्लास को। हम बात कर रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये 5 किंगडम है। इस 5 किंगडम में बंटवारा जब कर रहे थे, 5 किंगडम में बांट रहे थे सभी ऑर्गेनिज को, तो आर.एच. विटेकर जी के मन में वो कौन कौन सी बातें आई होंगी जिसके आधार पर 5 भागों में बांटा उन्होंने। आर.एच. विटेकर जी के मन में क्या क्या बात आई होंगी? पहली बात आई थी, आपको बताइए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल देखा उन्होंने, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी देखी होगी। सेल की कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कितने तक सेल हो सकती है? 2। कौन कौन सी? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। या तो सेल प्रोकैरियोट होगी या फिर यूकैरियोट होगी। दूसरी बात क्या देखी होगी उन्होंने दिमाग में? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखोगे, इसके हिसाब से कितने तक सेल हो सकते, कितने तक ऑर्गेनिज्म हो सकता है? 2 तरह का। कौन कौन सा? यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर, ठीक है। तीसरी चीज उनके दिमाग में क्या आई होगी बंटवारा करते समय? तो तीसरी दिमाग में आई होगी आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो कितने तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर? 2 तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। वो कौन कौन से? ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। पहला हो सकता है ऑटोट्रॉफ और दूसरा हो सकता है हेटेरोट्रॉफ। खुद खाना बनाएगा नहीं बनाएगा। फिर बात करें चौथा, उन्होंने क्या देखा होगा? रिप्रोडक्शन देखा होगा। रिप्रोडक्शन को अगर ध्यान में दें, रिप्रोडक्शन के आधार पर कितने तरह के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं? ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं 2 तरह के। कौन कौन से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म। फिर क्या देखा होगा? 5वीं चीज सोचो। 5वीं चीज उन्होंने सोची होगी फाइलोजेनेटिक्स, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर क्या किया होगा? 2 तरह के ऑर्गेनिज्म इसमें भी होंगे। कौन कौन से? प्रिमिटिव टाइप ऑर्गेनिज्म और एडवांस टाइप ऑर्गेनिज्म। एडवांस होगा या प्रिमिटिव होगा। और क्या देखा होगा? 6वीं चीज उन्होंने क्या देखी होगी? लोकोमोशन देखा होगा। लोकोमोशन को अगर ध्यान में रखें तो लोकोमोशन कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन कर सकता है तो उसको कहते हैं मोटाइल है। मोटाइल लोकोमोशन करने वाले ऑर्गेनिज्म को मोटाइल कहते हैं। अगर लोकोमोशन नहीं कर सकता कहेंगे नॉन मोटाइल है। ये भी चीज ध्यान में देखी होगी कि मोटाइल ऑर्गेनिज्म है या नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन कर सकता है या नहीं कर सकता। इस तरह इन 6 चीजों के आधार पर, इन 6 चीजों को बेस बनाकर, ठीक है, कौन सी बेस बनाया है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन,
फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, लोकोमोशन, इन 5-6 चीजों को, इन 6 चीजों को बेस बनाकर R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांट दिया। ठीक है, चलो यहीं पे हम क्लास को आज की खत्म करते हैं और यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को समझने में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। बेसिस आपका 5 क्लासिफिकेशन क्या है, इस चीज को अगर रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, इसको रिवाइज कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे इसके बाद वाला, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। उसमें एक चार्ट बनाएंगे और शॉर्ट में समराइज करेंगे सारे ऑर्गेनिज्म को, आपको हेल्प मिलेगी। बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। इसमें कोई टर्म समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब अनडेवलप्ड सेल, यूकैरियोटिक सेल मतलब डेवलप्ड सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके शरीर में ओनली 1 सेल हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब मेनी सेल हो, ऑटोट्रॉफ मतलब अपना खाना खुद बनाता हो, फोटोसिंथेसिस कर सकता हो, हेटेरोट्रॉफ मतलब अपना खाना खुद ना बना पाता हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा और गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन होगा। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म सबसे पुराने जमाने का जो सबसे पहले धरती पे आया हो। एडवांस मतलब इवोल्यूशन करके आया हो। और मोटाइल और नॉन मोटाइल मूवमेंट कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है।